चलिए इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं। सीबीआई विवाद में फैसला सुनाने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने सिलेक्शन कमेटी के सदस्यों का ऐलान किया है। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने इस कमेटी में अपनी जगह जस्टिस ए.के. सीकरी को नॉमिनेट किए है। इस सिलेक्शन कमेटी में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस ए.के. सीकरी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोकसभा में विपक्ष के नेता होंगे, क्योंकि अभी लोकसभा में आधिकारिक तौर पर कोई भी विपक्ष का नेता नहीं है। ऐसे में सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी कांग्रेस के तौर पर मल्लिकार्जुन खड़गे इस कमेटी का सदस्य होंगे। तो इस वक्त की बड़ी डेवलपमेंट है। सीबीआई विवाद के फैसले सुनाने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने सिलेक्शन कमेटी के सदस्यों का ऐलान कर दिया है, जिसमें इस सिलेक्शन कमेटी में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस ए.के. सीकरी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोकसभा में विपक्ष के नेता होंगे। आशीष सिन्हा हमारे साथ इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। आशीष, क्या अपडेट है? अब ये कमेटी गठित कर दी गई है। देखिए, कमेटी कोई गठित नहीं की गई है, इस बात को समझना होगा। जो सिलेक्शन कमेटी है उसमें 3 लोग होते हैं। पहला प्रधानमंत्री, दूसरा लीडर ऑफ ऑपोजिशन और तीसरा सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। चूंकि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली जो 3 सदस्यीय पीठ थी, उन्होंने आलोक वर्मा की याचिका पर सुनवाई की थी और फैसला दिया था। इसलिए जस्टिस रंजन गोगोई ने अपनी जगह सुप्रीम कोर्ट में दूसरे नंबर के जज जस्टिस सीकरी को नॉमिनेट किया है। सोर्सेज ये भी कह रहे हैं कि आज शाम को 8 बजे प्रधानमंत्री के आवास पर सिलेक्शन कमेटी की बैठक हो सकती है। कल सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था, उसमें साफ तौर पे कहा था कि जो सीवीसी ने जो जांच की है वो सिलेक्शन कमेटी के सामने रखा जाएगा और उसके बाद सिलेक्शन कमेटी जो है वो आलोक वर्मा के भविष्य को तय करेगी। आलोक वर्मा अभी ऑफिस तो जा सकते हैं एज पर द सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर, लेकिन कोई भी मेजर पॉलिसी डिसीजन वो नहीं ले सकते। जो आज 8 बजे जो सिलेक्शन कमेटी की बैठक होगी वो बेहद इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि वही आलोक वर्मा के भविष्य को तय करेगी। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला साफ है, जो भी सीवीसी की जांच में पाया गया है वो सिलेक्शन कमेटी के सामने रखा जाएगा, जिसमें अब प्रधानमंत्री, लीडर ऑफ ऑपोजिशन इस समय कोई है नहीं, इसलिए लीडर ऑफ ऑपोजिशन की जगह जो सबसे लार्जेस्ट पार्टी की तरफ से मल्लिकार्जुन खड़गे आएंगे और तीसरा जस्टिस सीकरी होंगे सीजेआई की जगह। ये इन तीनों लोगों के सामने सीवीसी की जो रिपोर्ट है आलोक वर्मा को लेकर वो उनके सामने जाएगी और उसके बाद वो ये तय करेंगे कि क्या आलोक वर्मा को सीबीआई डायरेक्टर के पद पर रखा जाए, उन्हें लीव पर भेजा जाए, उन्हें हटाया जाए। ये जो तमाम सवाल हैं उनका जवाब आज शाम को 8 बजे होने वाली मीटिंग में मिल जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। यानी कि गोगोई ने अपनी रिप्लेसमेंट जो है वो अभी इस कमेटी के लिए घोषित की है, नॉमिनेट की है। कल आलोक वर्मा को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली और 74 दिन बाद आज वो अपने ऑफिस पहुंचे। कल सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई निदेशक आलोक वर्मा को जबरन छुट्टी पर भेजने के फैसले को रद्द कर दिया। कोर्ट ने बतौर निदेशक वर्मा की बहाली तो कर दी, लेकिन उनके हाथ बांध दिए। इस फैसले के बाद बैकफुट पर आई मोदी सरकार सफाई देती फिर भी रही, तो वहीं विरोधी सरकार पर हमलावर हैं। 76 दिन के बाद सीबीआई निदेशक आलोक वर्मा की बहाली का रास्ता साफ हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने आलोक वर्मा को जबरन छुट्टी पर भेजे जाने के फैसले को रद्द कर दिया है। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि जबरन छुट्टी पर भेजना ट्रांसफर की तरह है। सुप्रीम कोर्ट ने वर्मा को निदेशक की कुर्सी पर तो बैठा दिया, लेकिन उनके हाथ बांध दिए। आलोक वर्मा फिलहाल बड़े फैसले नहीं ले सकेंगे। कोर्ट ने ये भी बोल दिया है कि सरकार इस मामले को हाई पावर्ड कमेटी, जिसमें कि प्रधानमंत्री, लीडर ऑफ ऑपोजिशन और चीफ जस्टिस होते हैं, उसके सामने 1 हफ्ते में लाए और जब तक वो हाई पावर्ड कमेटी इस पर निर्णय ना ले तब तक श्री आलोक वर्मा कोई मेजर पॉलिसी का फैसला नहीं लेंगे। तो उनको रिस्टोर करने के बाद भी उनकी पावर पूरी तरह से रिस्टोर नहीं करी गई है। 1 हफ्ते में हाई पावर कमेटी की बैठक होगी, जिसमें आलोक वर्मा के अधिकारों को लेकर फैसला होगा। हाई पावर कमेटी में प्रधानमंत्री, नेता विपक्ष और मुख्य न्यायाधीश शामिल होते हैं। इस लड़ाई में सीधे सीधे सरकार की हार है, क्योंकि सरकार ने ही 23 अक्टूबर 2018 को आलोक वर्मा को जबरन छुट्टी पर भेजा था। कोर्ट के फैसले के बाद विरोधियों को भी मौका मिल गया है। कांग्रेस से लेकर लेफ्ट तक सभी विपक्षी दलों ने एक सुर में सरकार पर निशाना साधा। सीबीआई के चीफ को 1 बजे रात को निकाला। क्यों निकाला? क्योंकि सीबीआई के चीफ राफेल पे इंक्वायरी शुरू करना चाह रहे थे।
अब सीबीआई चीफ रीइंस्टेट हो गए हैं, तो थोड़ा तो न्याय मिला। अब देखते हैं आगे क्या होता है। जो स्वायत्तता है इन संस्थाओं की, इसको बरकरार रखना ये देश के हित में है। जो भी इनके साथ जैसे आरबीआई है, सीबीआई है, पिछले दिनों में जो भी कुछ घटनाएं घटी है, इससे लोगों का विश्वास इन संस्थाओं में कम हुआ है और सुप्रीम कोर्ट को इसमें दखल देना ये बहुत जरूरी हो गया है और मुझे लगता है कि आज का फैसला सही दिशा में है। It's a slap on the face of the government. In fact, it is government which interfered in the work of CBI and pitting one official against another official, creating conflicts in the functions of CBI. Thereby, it is government which undermined the credibility of CBI, which is the premier investigative agency. सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बैकफुट पर आई सरकार को सफाई देनी पड़ी। सरकार ने कहा कि सीवीसी की सिफारिश पर ही वर्मा को छुट्टी पर भेजा गया था। सरकार ने सीबीआई, उसकी विश्वसनीयता, उसकी स्वायत्तता और उसकी प्रतिष्ठा को मद्देनजर रखते हुए यह निर्णय लिया था कि जब सीबीआई के दो बड़े अधिकारी एक दूसरे पे आरोप और प्रत्यारोप लगा रहे हैं, तो जो सीवीसी का रिकमेंडेशन आया था कि जब तक उन आरोपों की जांच ना हो तब तक ये दोनों अपने आप को रिक्यूज करें और लीव पर जाएं। ये सरकार ने ईमानदारी से बोनाफाइड निर्णय लिया था। विपक्ष लगातार आरोप लगाता रहता है कि सरकार सीबीआई का दुरुपयोग करती है। ऐसे में आलोक वर्मा पर मचे बवाल ने विरोधियों को हमला करने का बड़ा मौका दे दिया। आइए अब ये भी समझ लेते हैं कि आलोक वर्मा को जबरन छुट्टी पर भेजने और उनकी वापसी के पीछे क्या कहानी थी। लेकिन इस पूरी कहानी को समझने के लिए केस की टाइमलाइन को जानना जरूरी है। 15 अक्टूबर 2018 को सीबीआई ने रिश्वतखोरी का एक मामला दर्ज किया और अपने ही स्पेशल डायरेक्टर राकेश अस्थाना के खिलाफ साजिश रचने और रिश्वत लेने के आरोप लगाए। सीबीआई ने हैदराबाद के बिजनेसमैन सतीश बाबू की शिकायत पर यह एफआईआर दर्ज की थी। सतीश बाबू का आरोप है कि उन्होंने मोइन कुरैशी केस में अपने खिलाफ जांच को रुकवाने के लिए 3 करोड़ रुपए की रिश्वत दी थी। सतीश बाबू का दावा है कि उन्होंने दुबई में रहने वाले इन्वेस्टमेंट बैंकर मनोज प्रसाद की मदद से ये रिश्वत राकेश अस्थाना तक पहुंचाई थी। सतीश बाबू के खिलाफ राकेश अस्थाना की जांच की अगुवाई कर रहे थे। इसके बाद 16 अक्टूबर 2018 को सीबीआई ने कथित बिचौलिए मनोज प्रसाद को गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद 22 अक्टूबर 2018 को सीबीआई ने उप पुलिस अधीक्षक देवेंद्र कुमार को भी गिरफ्तार कर लिया। सीबीआई ने आरोप लगाया कि देवेंद्र कुमार उन दस्तावेजों में हेरफेर कर रहे थे जो राकेश अस्थाना के रिश्वतखोरी मामले से जुड़े हैं। सीबीआई के मुताबिक सतीश बाबू को मीट कारोबारी मोइन कुरैशी केस में राहत देने के लिए सीबीआई अफसरों ने रिश्वत ली थी। इस आधार पर सीबीआई ने अपनी एफआईआर में देवेंद्र कुमार को अभियुक्त नंबर 2 और राकेश अस्थाना को अभियुक्त नंबर 1 बनाया। इस बीच राकेश अस्थाना ने डायरेक्टर आलोक वर्मा के खिलाफ हरियाणा में एक जमीन के सौदे में गड़बड़ी करने और भ्रष्टाचार के आरोप लगा दिए। राकेश अस्थाना ने आरोप लगाया है कि आलोक वर्मा ने भी मोइन कुरैशी केस में सतीश बाबू से 2 करोड़ रुपए की रिश्वत ली थी। इसके बाद 23 अक्टूबर 2018 को सीबीआई ने दिल्ली हाईकोर्ट में दावा किया कि दोनों अभियुक्त यानी राकेश अस्थाना और देवेंद्र कुमार सीबीआई के हेडक्वार्टर में बैठकर जांच में राहत देने के बदले पैसे वसूलने का रैकेट चला रहे थे। रात 9 बजे सीबीआई के डायरेक्टर आलोक वर्मा ने एक आदेश जारी कर स्पेशल डायरेक्टर राकेश अस्थाना से सारी जिम्मेदारियां वापस ले ली। इससे कुछ देर बाद सीवीसी ने एक आदेश जारी किया और कहा कि सीबीआई के डायरेक्टर आलोक वर्मा उनके खिलाफ लगे भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच में सहयोग नहीं कर रहे। देर रात भारत सरकार के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के 2 आदेश आए और राकेश अस्थाना के साथ सीबीआई के डायरेक्टर आलोक वर्मा को भी छुट्टी पर भेज दिया गया। अगले दिन यानी 24 अक्टूबर को आलोक वर्मा जबरन छुट्टी भेजे जाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। 76 दिन बाद सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के फैसले को गलत ठहराया और वर्मा की बतौर सीबीआई निदेशक वापसी हो गई। आलोक वर्मा की गैर मौजूदगी में सीबीआई के 4थे नंबर के अधिकारी एम नागेश्वर राव बतौर अंतरिम निदेशक सीबीआई की कमान संभाल रहे थे। राव ने पद संभालते ही एजेंसी के 13 अधिकारियों के तबादले कर दिए। इन अधिकारियों में वो अफसर भी शामिल थे जो अस्थाना के खिलाफ घूसखोरी की जांच कर रहे थे। इस पूरे केस में सीबीआई की जबरदस्त किरकिरी हुई। साथ ही सरकार की भूमिका पर भी गंभीर सवाल उठे। चुनावी माहौल में सुप्रीम कोर्ट के फैसले से विरोधी और भी आक्रामक हो गए। 76 दिन की छुट्टी के बाद आलोक वर्मा की वापसी तो हो गई, लेकिन अगले 23 दिनों में उनकी विदाई भी हो जाएगी, क्योंकि 31 जनवरी को वर्मा रिटायर हो रहे हैं। लेकिन रिटायरमेंट से पहले उन्हें बड़ी जीत मिली है।
ये पूरी कहानी दो ताकतवर नौकरशाहों की अदावत से शुरू हुई थी। विवाद कौन ज्यादा बड़ा और कौन ज्यादा ताकतवर से शुरू हुआ था। आलोक वर्मा जहां सीबीआई के डायरेक्टर थे, वहीं राकेश अस्थाना प्रधानमंत्री मोदी के पसंदीदा ऑफिसर थे। आखिरकार अधिकारियों की ये खींचतान नाक की लड़ाई बन गई और बात बंद कमरे से निकलकर अदालत के कटघरे तक पहुंच गई। ये दो कद्दावर अफसरों की ऐसी जंग है जिसमें दोनों ही अफसरों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। एक वक्त तक इस जंग में आंख और ओहदे का पर्दा था, लेकिन बात बिगड़ी तो फिर ऐसे बिगड़ी कि दोनों ही अफसरों ने खुलकर एक दूसरे पर संगीन इल्जामों की बौछार कर छिछालेदार कर दी। दोनों ने एक दूसरे को भ्रष्ट बता दिया और इसी के साथ पुत गई सीबीआई के नाम पर कालिख। ये झगड़ा शुरू हुआ था साल 2017 के अक्टूबर महीने से, जब आलोक वर्मा की आपत्तियों के बाद भी पीएमओ ने सूरत के कमिश्नर राकेश अस्थाना को स्पेशल डायरेक्टर बनाकर सीबीआई भेज दिया। आलोक वर्मा के दिल में अदावत की पहली चिंगारी यहीं से सुलगी थी। रही सही कसर पीएमओ ने स्पेशल कमिश्नर बनाए राकेश अस्थाना को स्पेशल पावर देकर पूरी कर दी। सच तो ये है कि आलोक वर्मा अब नाम के सीबीआई डायरेक्टर रह गए थे। बहरहाल भीतर ही भीतर दुश्मनी की आग सुलगती रही और एक साल निकल गया, लेकिन जुलाई 2018 में आलोक वर्मा को खुलकर अस्थाना के विरोध में तबाना ही पड़ा, जब सीबीसी की एक मीटिंग में अस्थाना को बतौर डिप्टी डायरेक्टर बुलाया गया। आलोक वर्मा तब विदेश में थे। उन्होंने इसका विरोध किया और अस्थाना को कार्यकारी निदेशक मानने से इनकार कर दिया। जंग की असल शुरुआत अब हो चुकी थी। 24 अगस्त 2018 को राकेश अस्थाना ने आलोक वर्मा पर भ्रष्टाचार के संगीन आरोप लगाए। राकेश अस्थाना ने ये कहकर सनसनी फैला दी कि सीबीआई के डायरेक्टर खुद भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। ये पहली बार था जब सीबीआई में किसी माथत ने अपने सुपर बॉस पर इस तरह का गंभीर आरोप लगाया हो, लेकिन इसके करीब 2 महीने बाद ये लड़ाई खुलकर सामने आ गई। पीएमओ में एक वर्ग है जो इनको सपोर्ट करता है, आलोक वर्मा को। राकेश अस्थाना ये मैसेज देते हैं कि नहीं, वो सीधे वो प्राइम मिनिस्टर की चॉइस है, और यहीं से ईगो क्लैश से शुरू होता है ये। और उसके बाद फाइनेंशियल गेन्स और जो करप्ट प्रैक्टिसेस हैं वो शुरू हो जाती हैं। दोनों पे एक दूसरे पे आरोप लगाना शुरू करते हैं, और आप ताज्जुब करेंगे कि जिस लेवल के वो आरोप लगे हैं उसको देख के लगता है कि भारत में कोई भी संस्था क्या बच पाई है या कोई भी अफसर ऐसा बच पाया है जो ईमानदार हो। 15 अगस्त 2018 राकेश अस्थाना पर घूस लेने की एफआईआर दर्ज। सीबीआई ने एक एफआईआर दर्ज की और इसमें राकेश अस्थाना और डीएसपी देवेंद्र कुमार को भ्रष्टाचार और घूस लेने का आरोपी बताया। तरह से खुलकर सामने आ चुकी थी। सारा देश सन्न था और सीबीआई के 2 बड़े अफसर खुलकर आपस में भिड़ चुके थे। इसके चंद रोज बाद आलोक वर्मा के इशारे पर सीबीआई ने डीएसपी देवेंद्र कुमार को गिरफ्तार कर लिया। अब ये लड़ाई आर पार की हो चुकी थी और जाहिर था कि अगली गिरफ्तारी किसी भी वक्त राकेश अस्थाना की हो सकती है। ये वही वक्त था जब पीएमओ ने मामले में दखल दिया और आलोक वर्मा और राकेश अस्थाना दोनों को लंबी छुट्टी पर भेज दिया और नागेश्वर राव को अंतरिम सीबीआई चीफ बना दिया। इसी दौरान देश ने यह भी देखा कि आधी रात को सीबीआई के दफ्तर पर सीबीआई ने ही छापा मारा, एक फ्लोर सील किया और सीबीआई की सरेआम छिछालेदार हुई। बहरहाल अब अदालत ने इस जंग को 7 दिनों के लिए भले ही थाम दिया है, लेकिन ये तय है कि इन 2 कद्दावर अफसरों की जंग अभी लंबी चलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।